अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजी चांद नवाब। आप देख रहे हैं CNW न्यूज़। मरियम औरंगज़ेब की कराची आमद, कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर कराची प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरी ने उनको फूलों का तोहफा पेश किया। हम इनसे दरख्वास्त करेंगे सबसे उसके बाद इस मुलाकात के मजे आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो मेरे आज प्रेस क्लब आने का मकसद भी आप सबको मिलना था। सियासी गुफ्तगू तो मैं हर वक्त करती रहती हूँ और हर जगह करती रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले आना चाहती थी। 2-3 दफ़ा मैं कराची भी आई प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन उनका एक प्रोग्राम होता है जिसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो आज मैं एक और फंक्शन के लिए आई। मैंने कहा कि मैं प्रेस क्लब से होनी चाहिए। कराची प्रेस क्लब की एक अपनी अहमियत जो है वो सब वाकिफ़ है। और मुझे याद है कि 4-4.5 साल जब मीडिया पे कदर की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर, सियासी मुखालिफिन के ऊपर, तो प्रेस क्लब को वाहिद जगह थी जहाँ मैं एक फ़ोन करती थी तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज हो जाती थी। ये इससे बिल्कुल जुड़ा नहीं होता था कि कौन सी जमात है, कौन सा कारकुन है, लेकिन प्रेस क्लब ने हमेशा वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया, चाहे वो किसी भी शहर का प्रेस क्लब हो। और कराची प्रेस क्लब तो इस बात के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है कि जब भी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इज़हार राय की बात करनी होती है तो इस कराची में प्रेस क्लब ही वो जगह है जहाँ आप अपनी बात आकर आज़ादी के साथ कर सकते हैं। ये रवायत अल्लाह ताला करे इसी तरह कायम रहे और कराची प्रेस क्लब इसी तरह तरक्की करता रहे। आज एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या पेश आया है नवाबशाह के अंदर, जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है और हर दिल बहुत ही रंज और गम में मुब्तला है, दुखी है। मैं तो जो वहाँ शहीद होने वाले लोग हैं, मैं उनके लवाकिन के साथ उनके सब्र के लिए भी दुआ करती हूँ। और अभी सागरती साहब, रेलवे मिनिस्टर साहब ने बहुत ही डिटेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वहाँ रिलीफ का ऑपरेशन जो है और रेस्क्यू का वहाँ शुरू हो चुका है और रेस्क्यू का कंप्लीट तमाम अदारों को उसके ऊपर विजिलेंस और हंगामी सूरत हाल के ऊपर कहने का कहा गया है। हदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कर दी है। इसके साथ साथ जो वहाँ तहकीक है कि असल में क्या वजह बनी कि इस तरह का वाक़या पेश आया, उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू की और तहकीक का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं उसको पब्लिक करूँगा कि इसकी क्या वजह है। तो इस वजह से मैं इस साने की वजह से मैं अपनी पॉलिटिकल गुफ्तगू जो है उसको नहीं करूँगी आज। आपने अगर कोई सवाल इससे रिलेटेड करना है तो वो आप गाड़ियाँ चली। उसके बाद हमने वो देखा 9 मई जब हसास तनसीबात पर हमले हुए, हॉस्पिटल्स पे हुए, 14 की यादगारों के ऊपर हुए, स्कूलों पर हुए, एम्बुलेंसेस पे हुए, तो हमने पेट्रोल बम की वो तमाम चीज़ें वो एग्जीक्यूट होते जिसका मास्टर माइंड जो है वो मिस्टर इमरान खान साहब थे, वो हमने देखा। तो जो पेट्रोल बम गिरा कर गए मार्च 2022 में IMF के प्रोग्राम को, अपने किए हुए प्रोग्राम को, मईशत को तबाह करके IMF में गए। नवाज शरीफ साहब ने तो 14 में शुरू किया और 16 में खुदाफिज कर दिया, हमेशा के लिए पहला प्रोग्राम मुकम्मल कर। तो फिर क्यों गया IMF के प्रोग्राम में, क्यों मईशत को तबाह किया? जो 6.1% की तरक्की पर मईशत ग्रो हो रही थी, महंगाई 3.4% पे थी, खाने पीने की अशिया की महंगाई 2.4% पे थी, तो क्यों IMF के प्रोग्राम में गए? क्योंकि मईशत को तबाह किया। और उसके बाद IMF के प्रोग्राम, अपने किए हुए प्रोग्राम को सस्पेंड किया, वायलेट किया। और जिस वक्त मार्च 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इक़्तिदार को जाके देखा तो अपनी दी हुई जो प्राइस थी उसको रिवर्स किया और उसको वायलेट कर दी गई, जिसको हमने आते ही रीनिगोशिएट करने के लिए डायलॉग शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो 9 माह के लिए है वो इन प्लेस है। ये महंगाई का बम भी उन्होंने गिराया, ये महंगाई का पेट्रोल बम भी उन्होंने ही गिराया और मुल्क को महंगा करने का बम भी उन्होंने ही गिराया और पेट्रोल बम फाड़ कर लोगों के, पुलिस वालों के सर भी उन्होंने ही फाड़े। माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें उन्हीं के उसमें जाती हैं जो परफॉर्मेंस उन्होंने 4-4.5 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर ग्रीन इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं।
दो हमारे पास ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमेशा की तरह मशगूल फैलाए लोगों के हंसे पैसे मांगते रहें, कर्जे मांगते रहें, लोन मांगते रहें, और दूसरा और IMF से कर्जा लेते रहें और उनके शराइत के ऊपर जो फिर आगे अग्रीमेंट कहता है वो करते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है जो पूरी दुनिया में होती है कि जो इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टमेंट किसी तरह की लोकल इन्वेस्टमेंट को उसके ऊपर ममानियत नहीं है। अगर आपका लोकल लेवल के ऊपर कोई बिजनेस है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपकी कोई काश्तकारी है, आप उसमें इसमें कोई तफरीक नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, आप दुनिया के बाकी ममालिक में होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो उन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रेड टेपिज्म से नहीं गुजरना चाहता जो डिस्करेज करती है उसको उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये 5 सेक्टर के अंदर SIFC एक होल ऑफ सिस्टम अप्रोच के साथ वज़ीर आज़म ने उन तमाम अदारों को इकट्ठा किया है जहाँ से अब माइनिंग अगर है तो उसके अंदर अदारों का रोल है। माइनिंग के अंदर जो लैंड्स हैं, जो माइनिंग का पूरा प्रोसेस है, उनके अंदर उनकी। और 3 आखिरी सवाल। पहला सवाल निगरान वज़ीर आज़म को अपॉइंट करना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर का आईनी जिम्मेदारी है, मुशावरत जारी है। इंशाअल्लाह जो भी फैसला हम दोनों के दरमियान होगा उसका पाकिस्तान की आवाम के सामने ऐलान होगा। दूसरा आपने कहा कि डिलिमिटेशन और इलेक्शन की बात किया, वो तो तीसरा सवाल है। दूसरा सवाल वो मैं देना पहले चाहती थी लेकिन ऑर्डर ये है कि उस ऑर्डर में देना है। तो दूसरा ये सवाल आपने किया कि जो ये जैसे कौमी फरीज़ा था कि सेंसस हो गया, तमाम सूबे उससे एग्री करते हैं और उसको नोटिफाई कराना चाहते हैं। डिजिटल नोटिफिकेशन ऑफ द सेंसस कौमी आईनी फरीज़ा CCI का था जो कल तमाम सूबों ने वज़ीर आज़म की सदारत में यूनानिमसली नोटिफाई किया। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करते हैं। इंशाअल्लाह 9 तारीख का प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है मुशावरत के साथ हमारी गवर्नमेंट की ख़त्म होने की मुद्दत की समरी सदर को अरसाल हो जाएगी और उसके बाद उसके मुताबिक 3 महीने में इलेक्शन होगा। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारी जो है ऑलरेडी शुरू कर दी है, लेकिन ये आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल करेंगे और मुल्क में इलेक्शन का तसलसल जो है जमहूरियत का जो एक कंटिन्यूटी है उसका जारी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आपने बात की। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान की दिफा को मजबूत किया, नाकाबिल तस्कीर बनाया। मुल्क के अंदर अगर कोई मोटरवे और सड़कों का जाल है वो नवाज शरीफ ने बनाया। 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, दहशत गर्दी खत्म की, CPEC मनसूबा लेकर आए। उस वक्त तो CPEC के ऊपर भी प्रोपेगेंडा चला था, आपको याद होगा जब डी चौक में कब्रें खोली जा रही थी। तो ये वो नाम है जिसने हमेशा मुल्क की खिदमत की है, मुल्क को तामीर किया है, मुल्क की जमहूरियत को तक़वियत दी है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम इस फ़र्क को जानती है कि तामीर और तफरीक में क्या फ़र्क होता है और साजिश में क्या फ़र्क होता है। और अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम के पास है। जो आपकी इत्तेहादी है MKM और जमात इस्लामी भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात है वो अभी तक बरकरार हैं दोनों के। और दूसरा सवाल ये है कि चलिए सीखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कल मीटिंग हुई जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें जो मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के, उसके अलावा जो वज़ीर आला होते हैं सूबों के, उसके अलावा MQM को, पीपल्स पार्टी को, JUIF को, आप पार्टी को, जितने जो छोटी जमातें भी हैं सूबों की उनको, उनकी जमात होती है छोटी और बड़ी नहीं। एक वोट भी प्राइम मिनिस्टर उनकी मुशावरत के बगैर, जिसका पार्टी का एक मेंबर भी पार्लियामेंट में है, उनकी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं है। तो कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग चेयर की और उसमें ये तमाम लोग, तमाम जमातें मौजूद थी और यूनानिमसली जो डिजिटल सेंसस है उसको नोटिफाई। और इसी दौर के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके 7 पॉइंट्स में इजाफा भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बात यह है कि आपका जो पैरामीटर होता है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंडिकेटर्स होते हैं, वही इस बात का तायन करते हैं।
बाकी आपने जो बात की उसमें मैं लेकिन मेरा ख्याल है कल एक डिजिटल पोर्टल का क़याम किया जा रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से SIFC से रिलेटेड 5 सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है और उसका जो पूरा तरीक़ाकार है उसको डिजिटल पोर्टल पे डाल के आप सबको एक्सेस दी जाएगी। वो जनरल पब्लिक पोर्टल होगा जिसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं पानी और ज़मीनें कहाँ से आएंगी? नहीं, पानी और ज़मीनें पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है हमसे, हम अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल कर लें। और सूबे जो है SIFC के मेंबर्स हैं, तमाम सूबों की चेयर SIFC के अंदर है, तमाम जो वजारतें हैं वो इसका हिस्सा हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के हवाले कर दी गई है। ये एक पूरा प्रोसेस, एक पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि जो इन्वेस्टर हो उसके पास वन विंडो ऑपरेशन हो, होल ऑफ सिस्टम अप्रोच हो। ये दुनिया के हर, अब ये कतर में हो रहा है, अब ये UAE में हो रहा है, या सऊदी अरेबिया में हो रहा है, या ईरान में हो रहा है, या इराक में हो रहा है, ये अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें हो रहा है, ताकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए उसका एक ही वन विंडो ऑपरेशन हो। वहीं उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जिस सेक्टर में होती है उस सेक्टर से रिलेटेड वजारत का फोकल पर्सन वहाँ मौजूद है। ये पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके 2.5-3 साल NOCs भी मिलते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। कौन किस मुल्क में, किसी के पास इतना टाइम कि वो फिरता रहे एक वजारत से दूसरी वजारत, तीसरी वजारत। तो एक इफेक्टिव वन विंडो होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट देके 5 सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है। और